हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या नियम गॉस के अनुसार या गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब फाई ई बराबर होगा Q/ε0। ये इसका मैथमेटिकल रूप सूत्र, इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए मान लिया ये कोई बंद पृष्ठ है, जस्ट लाइक ए बैलून, एक गुब्बारे की तरह। इसके अंदर कोई बिंदु O पर आवेश मान लिया, बिंदु आवेश रखा है Q, और इससे R दूरी पर स्थित यहाँ कोई बिंदु है P। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखने के लिए एक परीक्षण आवेश Q0 कंसीडर करेंगे। ये प्लस और ये प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा हो गई E की, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इस बिंदु पर चारों ओर एक अनंत अल्प क्षेत्रफल हमने माना, जिसको dA कहेंगे। इसको दर्शाने के लिए इस लाइन पर, इस कर्व पर, इस मोड़ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हुए उसके लंबवत लाइन ड्रा करेंगे जो dA को दर्शाएगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि dA और E के बीच एंगल आ गया थीटा। इसको दोबारा आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो और उसके 90 डिग्री बनाते हुए इस dA लाइन को हम ड्रा करेंगे। जस्ट लाइक सपोज ये कोई सर्कल, इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा यदि खींचते हैं तो वृत्त पर स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के लंबवत होती है। तो यहाँ स्पर्श रेखा खींची, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये लाइन इसके एरिया को दर्शाएगी। यदि इसके अबाउट हम चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ये मान ले, तो इसको दर्शाने के लिए इसके टेंजेंट पर स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे और वो ए को दर्शाएगी। यदि अल्प भाग ले रहे हैं तो dA लिखेंगे, और संपूर्ण ले रहे हैं तो A लिखेंगे। अब इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो चित्रानुसार यहाँ पर लिखेंगे, साइड में चित्र बनाकर। चित्रानुसार माना किसी बंद पृष्ठ A, इसको A कह दे, इसका एरिया A है, के भीतर बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा है, तो O से R दूरी पर स्थित बिंदु P के परितः अल्प क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, आकृति नियमित नहीं है,
दूरी असमान है, तो इसलिए इसको हमने ये मान लिया कि ये क्षेत्रफल इस बिंदु O पर घन कोण अंतरित कर रहा है वो d ओमेगा है। अब चूंकि अल्प भाग से निर्गत फ्लक्स हमें निकालना है तो इसको लिखेंगे हम डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E बराबर होगा E डॉट डी ए, ये हम पढ़ चुके हैं कल। E डॉट डी ए यानी कि इन दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन, और ये बराबर होगा E डी ए कोस थीटा। अब बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। ये राइट साइड में इस लाइन के ठीक सामने मझला ब्रैकेट बनाते हुए चूंकि का निशान बनाएंगे और E बराबर लिखेंगे, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम फ्री स्पेस में है या एयर में है, इसलिए K की वैल्यू यहाँ पर 1 मान के हम चल रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा, और ये Q अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर R स्क्वायर और ये Q। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज में डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये एक सूत्र बन गया, तो डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, चूंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं, घन कोण डी ओमेगा बराबर होगा डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल डी फाई ई, और डी फाई ई की जो वैल्यू आई हमारी वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हुआ, और ये जिसका हम सम कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, ये हम कल बता चुके हैं कि हमने ये इंटीग्रल क्यों किया है। यहाँ हमने इससे संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए एक अल्प भाग लिया, उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकाला, वो डी फाई ई आ गया। अब ये मान लिया कि पूरे के पूरे भाग पे जो वैद्युत फ्लक्स है वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, और वे भाग के मान डी फाई ई है। यदि हम उन सबको जोड़ ले तो कुल फ्लक्स निकल आएगा। जोड़ने के लिए समाकलन का प्रयोग करेंगे। लिमिट, ये जो गोल का निशान बना हुआ है बंद पृष्ठ, यानी कि इसके पूरे क्षेत्रफल के अराउंड हमें इसका इंटीग्रल लेना है। उन सब का योग कर रहे हैं। ये डी फाई ई की वैल्यू हमने यहाँ रखी, और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हर एक कंडीशन के लिए सेम है। केवल और केवल हम जोड़ कर रहे हैं डी ओमेगा का। ये जो कोण हमारे बटे थे ये पूरे बहुत सारे यहाँ पे अनंत भाग इसके हो गए, उन्हें सबको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ओमेगा, और ये बराबर हो जाएगा संपूर्ण घन कोण यानी कि ओमेगा, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। डी ओमेगा बराबर होगा समाकलन डी ओमेगा इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर होगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आई थी 4 पाई। यहाँ पर हमें सिर्फ ओमेगा रखा, 4 पाई नेक्स्ट लाइन में रखे लेते हैं, या डायरेक्ट रख लो यहीं 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और इस तरह फाई ई बराबर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है गॉस की प्रमेय के लिए।
अब इसमें प्रश्न उठता है कि यदि इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हो तो क्या होगा। Q1, Q2, Q3 बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन में नोट डाल के लिखेंगे यदि गॉस की प्रमेय का कथन आए तो कथन लिखेंगे, सिद्ध करना आए तो यहाँ तक करेंगे। आगे के जो हम ये नोट वगैरह लिखाते हैं ये एक एक नंबर में हेल्पफुल होते हैं, या कभी कभी इस के प्रूफ के साथ में कंडीशन देती है कि यदि उसके अंदर बहुत सारे आवेश हो तो क्या होगा, तब हमें ये नोट 1 लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो यदि बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश या n आवेश यथा Q1, Q2 माइनस Q3 एंड सो ऑन, या मान लो यहाँ पे Q4 और Qn है, तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स phi e, एक एक के कारण इंडिविजुअल ले लेंगे जैसा वहां पे लिया। Q1 के कारण Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 के कारण Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, Q3 के कारण Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम देख रहे हैं कि सब में कॉमन है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बचा क्या, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन Qn, और ये हो गया इनका बीजगणितीय योग, सदिश योग नहीं, बीजगणितीय योग। तो इसको हम लिख देंगे सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि साथ में ये एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ देता है कि यदि किसी पृष्ठ के अंदर n आवेश यथा Q1, Q2, Q3 इनमें कुछ माइनस कुछ प्लस हो, या दे सकते हैं, तो सिद्ध करो कि phi e बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब हम इसे पूरे को कंप्लीट शो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 डाल कर लिखेंगे, गॉस का नियम वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों के लिए लागू है। नोट नंबर 2, गॉस का नियम वैद्युत क्षेत्र एवं गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों के लिए लागू है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं। क्योंकि एक अकेले चुंबकीय ध्रुव, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाने जाते हैं, का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब जैसे कि धन आवेश इंडिविजुअल रह सकता है, ऋण आवेश इंडिविजुअल रह सकता है, और मैग्नेटिक पोल्स की बात करें तो जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिणी और उत्तरी यानी कि नॉर्थ और साउथ, साउथ हो गया दक्षिणी और नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ये अलग अलग नहीं हो सकते। यदि एक बार मैग्नेट है और उसके हजारों टुकड़े आप कर लो, सपोज एक टुकड़ा करा तो तुरंत ही ये हिस्सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो टूट के अलग हुआ ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इस तरह ये इंडिविजुअल बार मैग्नेट बन गई, यानी कि दोनों ध्रुव फिर से क्रिएट हो गए।
इस तरह ये नॉर्थ पोल अकेला नहीं रह सकता या अकेला साउथ पोल संभव नहीं है, और ऐसा है तो नेट फ्लक्स जो आउट होगा वो 0 होगा। तो इसलिए ये गॉस का नियम इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगा। नंबर 3 डाल के लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान केवल, नंबर 3, वैद्युत फ्लक्स का मान केवल पृष्ठ से घिरे आवेश पर निर्भर करता है। पृष्ठ के आकार, छोटा है या बड़ा, आकृति, बेलनाकार है या गोलाकार, वह उसके अंदर आवेश वितरण, कोई आवेश पृष्ठ के पास है या दूर है, पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसमें गॉसियन पृष्ठ, जो कि जिस हम पृष्ठ की बात अब तक करते आ रहे हैं, गॉस थ्योरम में यूज हो रहा है, इसको केवल कल्पना की है, वास्तव में इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। जहाँ भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स निकालना पड़ गया तो वहाँ इस पृष्ठ को इमेजिन करना पड़ेगा। पूरा का पूरा काल्पनिक है ये गॉसियन पृष्ठ। किसी आवेश या आवेश का समूह के परितः स्रोत के सममित, यानी कि स्रोत के जैसा, स्रोत मतलब आवेश जिस रूप में है के सममित, सिमेट्रिकल, उसके जैसा। बिंदु आवेश है तो गोलाकार ले लो, तार पर है, बेलनाकार है तो बेलनाकार ले सकते हैं। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो उस बिंदु से होकर जाता है जिस पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद आता है गॉसियन पृष्ठ के बाद आता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी कि इसके उपयोग क्या है, इसको कहाँ हम यूज करेंगे, क्यों इसको हमने पढ़ा। तो कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, ये उसकी परिभाषा में भी हमने लिखाया था। लेकिन गॉस का नियम कैसा भी आवेश हो उसके लिए लागू है। कैसे? तो इसमें नंबर 1 अनुप्रयोग में हम लेंगे, अनंत लंबे किसी तार या बेलनाकार जो कि लंबाई के कोरस्पॉन्ड, उसकी जो मोटाई है वो नेग्लेजिबल हो, ना के बराबर हो, ऐसे बेलनाकार तार के कारण उसके निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे इस गॉस के नियम के सहायता से। तो अनंत लंबाई के, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें
इसमें नंबर 1, अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई पतला लंबा तार है तो बेलनाकार होगा, ये मान लिया हमने। ये लंबाई अनंत, इसको कवर करने के लिए एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की जो इसके कुछ भाग को एनक्लोज कर रहा है, और जिस भाग को एनक्लोज कर रहा है उस पर आवेश मान लिया Q है। इस पूरे पे आवेश कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक पार्ट स्मॉल q इस गॉसियन पृष्ठ से घिर गया। अब ये चूंकि बेलनाकार हमने लिया है तो इसका ऊपर का पृष्ठ समतल होगा, ठीक इसी तरह नीचे का पृष्ठ समतल होगा, और ये पृष्ठ इसका वक्रीय होगा। ये बेलन आपने देखा होगा जस्ट लाइक स्पेन की तरह। 3 पृष्ठ है इसमें, वक्रीय पृष्ठ, ऊपर वाला समतल पृष्ठ ये प्लेन है, और ये प्लेन है नीचे वाला समतल पृष्ठ। तो इस तरह इसकी दूरी इस तार से r हमने मान ली। इस बिंदु के परितः एक अल्प क्षेत्रफल अवयव लिया। अब चूंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा 90 डिग्री पर एंगल यही आएगा, ये लाइन सीधी ही आएगी, इसको dA कहा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर बाहर की ओर होगी, यानी कि इसी लाइन के अनुदिश होगी, ये E। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि dA और E के बीच एंगल जो है वो 0 हो गया, यानी कि दोनों के दोनों समांतर हो गए। अब हम बात करें इसके ऊपरी समतल पृष्ठ की, तो ऊपरी समतल पृष्ठ पर भी एक क्षेत्रफल अवयव हमने लिया, और यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि ये तल इस तरह से समतल है और इस पर लंब डालेंगे बाहर की ओर, तो वो ये होगा, ये हो गया dA। लेकिन यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे जो पॉजिटिव होगा उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होगा E। इस तरह यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के बीच एंगल आ गया 90 डिग्री। इसी तरह नीचे वाले पृष्ठ पर, जो नीचे का समतल पृष्ठ है, वहाँ भी एक अल्प पार्ट हमने लिया, और ये एरिया वेक्टर dA को दर्शाएगा, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। इस तरह यहाँ भी एंगल हो गया 90 डिग्री। अब हमें तीनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देना है और नेट वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो चित्रानुसार यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, साइड में चित्र बनाकर। चित्रानुसार L लंबाई, ये इसकी लंबाई L मान लो, कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, जो कि काल्पनिक है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E डॉट dA। अब यहाँ पर E और dA हमने 3 जगह ले रखे हैं, एक कर्व्ड सरफेस पर, गोलाई पर,
तो यहाँ लिख देंगे वक्र पृष्ठ, और ये वक्र पृष्ठ इस इंटीग्रल निशान के नीचे लिखेंगे, प्लस समाकलन इंटीग्रल ऊपरी समतल पृष्ठ ई डॉट डी ए प्लस निचला समतल पृष्ठ ई डॉट डी ए। अब इन तीनों के लिए हम देखें तो इसको शॉर्ट में वक्र पृष्ठ को कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड एरिया लिख देते हैं CURVED। ई डॉट डी ए कॉस 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0, प्लस ई डॉट डी ए को लिखेंगे EDA कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू ऊपरी समतल पृष्ठ पर है 90 डिग्री, तो कॉस 90, प्लस निचले समतल पृष्ठ पर यहाँ पे ई डॉट डी EDA कॉस थीटा की वैल्यू नीचे 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री, और इसको लिख देंगे अपर सरफेस एरिया और ये लोअर सरफेस एरिया। इसको सिंपल ए अब हम लिखे दे रहे हैं एरिया इंटीग्रल EDA प्लस 0, चूँकि कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू यहाँ भी 0, और यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे चूँकि cos 90 इक्वल टू 0। इस तरह ये फैक्टर 0 हो गए। तो अब हम आगे निकाले फाई E बराबर एरिया इंटीग्रल EDA, ये लाइन ऊपर ले आए हम, बाकी ये फैक्टर सब 0 हो गए। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यानी कि E निकालनी है। E के लिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम DA की वैल्यू देखें क्या है। E को बाहर लिया और ये हो गया DAA। इसको E को इंटीग्रल से बाहर लेने का कारण ये है कि इंटीग्रल के अंदर वही रहेगा जिसको कि हम जोड़ रहे हैं, समाकलित कर रहे हैं। तो समाकलित जो राशि है हमारी जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है वो केवल और केवल DA है। ये D अलग नहीं है, एक के साथ ही है, इनको अलग अलग कभी नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो DA की वैल्यू होगी, समाकलन DA या एरिया इंटीग्रल DA बराबर होगा वक्र पृष्ठ बेलन का, और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRL, जहाँ R त्रिज्या है और L लंबाई है, तो लंबाई L हम लिए हुए है, त्रिज्या ये R हो गई। चूँकि तार को पतला माना हुआ है और इस बेलन के सेंटर में माना हुआ है, इस तरह ये वैल्यू यहाँ पर हम रखें तो E गुणा 2πRL फाई E की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दे, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जो ये Q है इस संपूर्ण आवेश का वो भाग है जो केवल और केवल इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Q गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश। समीकरण 1 व 2 से ये वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी कि E गुणा 2πRL बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर 1 अपॉन ये नीचे 2π एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है इसलिए साथ कर दिया, R L और ये Q।
लेकिन अब इसमें भी एक सूत्र और आ गया कि ये Q/L, ये हमने कल पढ़ा है, जो कि रैखिक आवेश घनत्व के बराबर होता है। इसको यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, आगे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर λ/2πε0r। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, चूंकि लैम्डा होता है Q/L, तो इस सूत्र में Q/L को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से और लिख देंगे जहाँ लैम्डा बराबर लगा के लिख सकते हो, एरो लगा के लिख सकते हो, रैखिक या रेखीय आवेश घनत्व। ये सूत्र आ गया, लेकिन न्यूमेरिकल निकालते समय इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। क्या करेंगे कि 2 से ऊपर भी गुणा कर लो और नीचे भी कर लो, अंश में भी कर लो और हर में भी कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं या E बराबर 2/4πε0r, 2 लैम्डा हो गया, यहाँ 4πε0 हो गया। और इसको रीअरेंज करें तो 1/4πε0, इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, इंटू 2 λ/r। तो ये सूत्र न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई और ε0 की वैल्यू अलग अलग रखकर गुणा भाग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सीधा इस पूरे का मान 9 × 10⁹ रखेंगे और लैम्डा और आर के मान रखकर सीधे सीधे आंकिक प्रश्न हल कर सकेंगे। यही सूत्र यदि वेक्टर रूप में आ जाए तो कुछ नहीं करना, क्योंकि इसकी जो दिशा होगी वो इस आर के अलोंग होगी, इसलिए E वेक्टर रूप इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r इंटू r कैप। ये यूनिट वेक्टर लग जाएगा जो कि इसकी दिशा को दर्शाएगा। इसके बाद इसमें आ जाता है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र हमारा निकला, ये 2 राशि आ रही है जिन पर मुख्य रूप से निर्भर कर रहा है। एक तो r पर यानी कि दूरी पर, और दूसरा लैम्डा पर मतलब रेखीय आवेश घनत्व पर। तो इनके बीच ग्राफ के लिए कभी कभी पूछ लेता है, साथ में इसके क्वेश्चन जुड़ जाता है, और उस पे इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग नियमित रूप से ध्यान देते नहीं हो कि ग्राफ राफ है, छोड़ो, सूत्र हो गया काफ़ी है। लेकिन वहाँ पर पता लगा कि क्वेश्चन पर यदि पूरे नंबर लेने हैं, क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर का आ गया, अब 4 में तो आपने सूत्र सिद्ध कर दिया, लेकिन 1 नंबर का वो ग्राफ छोड़ दिया, जो कि बहुत सिंपल है, कोई विशेष बात उसके अंदर नहीं होती। तो इसमें आगे नोट डाल के लिखेंगे। नोट नंबर 1, इसका पहले सूत्र लिखेंगे। E बराबर हमारे पास जो सूत्र आया है वो λ/, कोई सा भी ले लो, चाहो तो ये 2 हटा के ले लो, या ये ले लो, या इससे पहले जो हमारा आया वो ले लो, उसे लिख लेते हैं 2πε0r। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2πε0 तो कांस्टेंट है ही है। यदि लैम्डा को भी नियत मान ले तो उस कंडीशन में E समानुपाती हो जाएगा 1/r। यहाँ इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, चूँकि ये इससे ये सूत्र ये दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इम्प्लाइज का निशान लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको बराबर के स्थान पे यूज कर लेते हैं, वहाँ कभी नहीं करोगे भूल के भी। अब इसके बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो ये y अक्ष और ये x अक्ष, इधर E और इधर R। यदि ये राशि बढ़ेगी 1/1, 1/2, 1/4, तो ये नीचे वाली राशि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये वैल्यू घटती जा रही है, ये इंक्रीज हो रही है और ये
डिक्रीज हो, यानी कि ये बढ़ेगी तो ये राशि घटेगी। यानी कि ग्राफ जो आएगा इसका, इन विभिन्न वैल्यू के लिए हम ड्रा करेंगे तो इस तरह की एक आकृति मिलेगी। इस पर यदि हम ग्राफ पे ऐसे चले, नीचे को चल रहे हैं लेकिन साथ साथ दूर भी हट रहे हैं, मतलब दूरी बढ़ रही है तो ई का मान घट रहा है। इसी तरह दूरी को कम करें, वापस चले तो ये ग्राफ ऊपर भी उठ रहा है, यानी कि ई का मान बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है, अर्थात पतले लंबे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होती है। दूरी बढ़ेगी, ई घटेगा, दूरी घटेगी, ई बढ़ जाएगा। दूसरा बिंदु इसमें आता है लैम्डा के लिए, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ओर वो अंश में रखा हुआ है। ई के साथ ये ई इधर अंश में है तो लैम्डा भी अंश में है। सेकंड पार्ट इम्प्लाइज ई समानुपाती, पूरा सूत्र लिख लो या इसी को लिख लो नंबर 2। सूत्र ये लिखेंगे। अब की बार बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए ई समानुपाती हो जाएगा लैम्डा, और जब लैम्डा समानुपाती होगा तो ऐसा ग्राफ जब ड्रा करते हैं तो एक सीधी लाइन मिलेगी। ये R और ये E हम रखें तो ये लाइन ऐसे आएगी, E समानुपाती लैम्डा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। तो ये इसका एक अनुप्रयोग हुआ। यहाँ पे समानुपाती का मतलब दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल लाइन जो है हमारी सेंटर में डाल दो 45 डिग्री पर। जैसे जैसे ई का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ रहा है। ई का मान घटाएंगे तो आर का मान भी घटने लगेगा। बिल्कुल बीच में बनाएंगे, ये एंगल 45 डिग्री का रखते हुए सीधी लाइन खींचेंगे। तो ठीक है, इसके बाकी अनुप्रयोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।